मैंने हमेशा से ही पुरानी इमारत के बारे में कहानियां सुनी थी। जिस तरह लोगों का मानना था कि श्रापित है और यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिन्होंने आत्महत्या की थी जब इस जगह पर ऑफिस हुआ करता था। लेकिन ये 2024 है और मैं मैकडॉनल्ड्स में काम कर रही थी, किसी डरावनी फिल्म के सेट पर नहीं। फिर भी उस रात ने सब कुछ बदल दिया। मंगलवार का दिन था, हमेशा की तरह बहुत ही ठंडा। मैंने अपने बॉयफ्रेंड रायन को वहीं बुला लिया। हम दोनों ही बस गुजारा कर रहे थे, इसलिए कई रातों को जब मैं लेट तक रुकती थी तो उसे वहीं बुला लिया करती थी और हम डिनर डेट कर लेते थे। काफी देर हो गई थी लेकिन रायन का नामो निशान नहीं था। मैं काउंटर के पीछे खड़ी होकर अपना फोन चला रही थी जब मैंने एक परछाई को दरवाजे की तरफ आते हुए देखा। आखिरकार रायन आ गया। मैंने तय किया कि मैं उससे पंगे लूंगी, इसलिए मैं काउंटर के नीचे छुप गई और जैसे ही वो पास आता तो मैं कूद कर बाहर निकलकर उसे डरा देती। दरवाजा खुलने पर ऊपर लगी घंटी टन कर कर बजी। मैंने अपनी सांसें रोक ली लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना कोई पैरों की आहट, ना कोई आवाज। मैंने इंतजार किया और अपने दिमाग में सेकंड्स गिनने लगे। 5, 10, 15। अभी भी कुछ नहीं। रायन, मैंने फुसफुसाते हुए आवाज लगाई और काउंटर से झांका। डाइनिंग एरिया खाली था। दरवाजा बंद हो गया था लेकिन कोई अंदर नहीं आया। मेरा दिल बेचैनी से घबरा उठा। मैं धीरे से उठी। मैंने कमरा छाना। शायद वो भी मुझसे पंगे ले रहा था, यही हो सकता था। मैं काउंटर से बाहर निकलकर टेबल्स चेक करने लगी। यहाँ तक कि बाथरूम का दरवाजा भी मैंने चेक करा लेकिन वहां भी कोई नहीं था। रायन, सच में ये कोई मजाक नहीं है यार। कोई जवाब नहीं आया, बस मशीन की धीमी कड़कड़ाहट और खाली रेस्टोरेंट का वजन मुझ पर हावी हो रहा था। और फिर अचानक रेस्टोरेंट के बाहर जोर से ढम की आवाज हुई। मेरा दिल दहल गया। मैं ये देखने के लिए बाहर भागी कि ऐसा हुआ क्या। मेरे मन में बुरे ख्याल आने लगे थे। अगर रायन को चोट लग गई होगी तो। पार्किंग लॉट खाली था लेकिन साइड पर कूड़ेदान रखा हुआ था। उसका मेटल कुछ इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे उस पर कोई वजनदार चीज गिरी हो। मैं डर के मारे वहीं की वहीं खड़ी रह गई और उसे देखती रही। आसपास कोई भी नहीं था, ना कोई गाड़ी, ना हवा। कोई वजह नहीं थी कि वो इस तरह जोर से गिरे। यहाँ तक कि मैंने कोई पैरों की आवाज भी नहीं सुनी थी। जैसे ही मैं अंदर जाने लगी मैंने किसी को मेरा नाम पुकारते हुए सुना। स्टेसी! मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो रायन भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसकी सांसें चढ़ी हुई थी और उसका चेहरा फीका पड़ गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। डर के मारे उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो बेताब होकर आसपास देख रहा था। देखा? क्या देखा? मैंने किसी को कूदते हुए देखा स्टेसी, छत से, ठीक यहीं से। उसने बिल्डिंग के ऊपर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैंने भी उसके साथ छत की तरफ देखा लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वहां पर कोई नहीं है। रायन, तुम मुझे डरा रहे हो। मैं सच कह रहा हूं, कोई छत से कूदा। वो पक्का यहीं गिरा होगा। उसकी आंखों में देखकर ये साफ बताया जा सकता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा। मैं वापस कूड़ेदान की तरफ देखती हूँ और उसके मुड़े हुए मेटल की तरफ। मैंने भी तेज आवाज सुनी थी लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी और ना ही रायन को कुछ बताना चाहती थी। आओ, चलो अंदर चलें, मैंने उससे कहा और दरवाजे की तरफ जाने लगी। शायद ये सिर्फ एक अचानक हमें खिड़की पर किसी की परछाई दिखाई दी, जैसे हमारे पीछे से कोई आ रहा हो। मैं डर गई। हमने पीछे मुड़कर देखा लेकिन पार्किंग लॉट अभी भी खाली था, कोई भी नहीं था। मैंने अंदर घुसते ही जल्दी से दरवाजा बंद किया। मैंने खुद को यह समझाकर मनाने की कोशिश की कि सिर्फ वहम है, लेकिन फिर रायन की नजर किचन की तरफ गई। क्या रेमन अभी भी यही है? उसने बुलंद आवाज में कहा, जैसे वो शांत होने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, वो 1 घंटे पहले ही चला गया। क्यों? तो फिर और कौन देर रात की शिफ्ट कर रहा है? सलमान? कोई भी नहीं, मैं अकेली हूं। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने अभी किसी को किचन की तरफ जाते हुए देखा। मैं देखने के लिए मुड़ी। मेरा सब्र खत्म हो रहा था। किचन का दरवाजा हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे अभी कोई गुजर कर गया। शायद बच्चों में से कोई होगा। ये लोग ज्यादा पी लेते हैं और फिर बर्गर चुराने आ जाते हैं। लेकिन कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था। हवा काफी तंग लग रही थी, भारी। मैं किचन के अंदर गई लेकिन वहां कोई नहीं था। रायन मेरे पीछे आया, वो भी हैरान था। और तभी अचानक फ्रायर अपने आप चल गए और तेल उबलने लगा। मैं पीछे हटी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ये देखकर हैरान थी कि ये सब अपने आप हो कैसे रहा है। आखिर हो क्या रहा है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उबलते हुए तेल के फ्रायर को देखने में व्यस्त थी। उसकी भाप बहुत तेज थी और धुआं निकलने लगा। और फिर अचानक किचन में जोर की आवाज हुई। किचन के बर्तन एक एक करके अपने आप जमीन पर गिरने लगे। स्टेसी, हमें ऐसे निकलना होगा। रायन पहले से ही पीछे हटने लगा था। उसकी आवाज में डर था। मैं फ्राइड की तरफ गई और उसे बंद करने की कोशिश करने लगी लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। जैसे मैं पीछे हटी, लाइट्स झिलमिलाने लगी। मेरी सांसें मेरे गले में अटक गई। उस झिलमिलाहट के बीच मैंने कुछ देखा, किसी को देखा। वो किचन के दरवाजे के बीच खड़ा था।
एक काली लंबी परछाई हमें देख रही थी। लाइट्स वापस आ गई थी और वो जा चुका था। रायन ने मुझे दरवाजे की तरफ खींचा। चलो यहां से। हम बाहर भागे। मेरा हाथ इतनी जोर से कांप रहा था कि मैंने 2 बार चाबियां गिरा दी। हम रायन की गाड़ी में बैठे और वहां से निकल लिए। और तब मैंने रियर व्यू शीशे की मदद से पीछे देखा और चमकीली आंखों वाली एक परछाई को मैकडॉनल्ड्स की खिड़की पर खड़े हुए देखा। वो महीना बहुत ही मुश्किल भरा था। जब से जेम्स ने अपनी नौकरी खो दी थी, हम बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे। गैराज का थोड़ा सा काम मिलने से घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। मैकडॉनल्ड्स में देर तक शिफ्ट करने की वजह से मुझे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन किसी भी तरह की मुसीबत मुझे उसके लिए तैयार नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी 7 साल की बेटी को अपने साथ मैकडॉनल्ड्स की शिफ्ट में साथ लाते हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। इसाबेल को इस बात से दिक्कत नहीं थी। उसे वहां आना अच्छा लगता था, खासकर तब जब वो भी वहां हो। केविन, वही आदमी जो रोनाल्ड मैकडॉनल्ड्स का किरदार निभाता था, हर बार जब भी वो उस घटिया सी कॉस्ट्यूम को पहन कर आता, इसाबेला की आंखों में चमक आ जाती और वो भागकर उसके पास चली जाती। वो उसे अपनी गोद में बिठाता, उसके साथ गेम्स खेलता और यहाँ तक कि उससे खोए हुए हैप्पी मील के खिलौने भी दे देता। लेकिन उसके बारे में कोई तो बात थी जो मुझे उससे घिन आती थी। और बात सिर्फ उसके कॉस्ट्यूम की नहीं थी, बल्कि उसके खुद की भी थी। उसके टेढ़े मेढ़े दांत और नीली आंखें, ऐसा लगता था कि कभी झपकती नहीं थी। उसकी कोई भी मुस्कान उसके कानों तक नहीं पहुंची थी। मैंने इसाबेला को उससे दूर रहने के लिए समझाया भी, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो रात भी कुछ अलग नहीं थी। डिनर का वक्त काफी रश था। इतने शोर में किसी और चीज के बारे में सोच पाना मुश्किल था। इसाबेल हमेशा की तरह केविन के साथ ही, जो बाकी बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था। उसने बच्चों को कोई जोक सुनाए और सब हंसने लगे। मुझे बस 1 सेकंड ही लगा होगा जब कस्टमर की टेबल पर ट्रे रखने के लिए मुड़ी, लेकिन जैसे ही मैंने वापस देखा, इसाबेल जा चुकी थी और उसी के साथ साथ केविन भी। मेरे अंदर डर ठंडे पानी की तरह बहने लगा। मैंने लोगों की भीड़ में उसे ढूंढते हुए कमरे को तेजी से छान मारा, लेकिन कोई नहीं दिखा। मैंने उसे पीछे की तरफ जाते हुए देखा था। मेरे साथ काम कर रही एक लड़की ने कहा। जैसे ही मैंने पीछे का दरवाजा खोला, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल बैठ गया हो। गली मेरे सामने थी, एकदम सुनसान, धुंधली और ठंडी। बेला! मैं चिल्लाई, एक पागल औरत की तरह भागी, लेकिन वहां एकदम शांति थी। मेरी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बेला! मैंने एक और बार रोते हुए कहा, और फिर मैंने सुना कूड़ेदान के पीछे से किसी सिसकियों की आवाज आ रही थी और उसके साथ किसी और की भी आवाज थी। कुछ नहीं हुआ है डियर, तुम ठीक हो। हमें मम्मी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ओके? वो बेकार में फिक्र करेंगी। केविन! मैं सदमे में आ गई। जैसी मैं उनकी तरफ बढ़ने लगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी बातों ने मेरा खून आग बबूला कर दिया और मुझे इस आदमी से जिस बात का डर था वो आज सामने आ गया। इसाबेला सिसकियां लेकर रो रही थी। लेकिन इतने सारे खून का क्या? मेरी ड्रेस खराब हो गई है। मॉम मुझसे बहुत नाराज होंगी। मैं भागते हुए कूड़ेदान की तरफ गई। मेरे दिमाग में गलत से गलत ख्याल आने लगे थे। मैंने कोने से उन्हें देखा और वो वहीं थी। इसाबेला केविन की गोद में बैठी हुई थी। उसके कपड़ों पर लाल रंग के गहरे धब्बे थे। वो रो रही थी और केविन ने उसे पकड़ा हुआ था। उसके हाथ भी खून से सने हुए थे। मैं लाल रंग देखती हूँ और मैंने एक बार भी और ना सोचते हुए पास में पड़े पत्थर को उठाकर उसके सर पर दे मारा। डर और गुस्से के दबाव ने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। तुम एक घटिया आदमी हो! मैं चिल्लाई। मैं उस पर झपट्टा मारती हूँ। इसाबेला को उससे दूर करने की कोशिश करती हूँ। मैं पहले से जानती थी तुम नीच इंसान हो। जब केविन के सर पर पत्थर आकर लगा तो वो 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी फीकी नीली आंखें मेरी तरफ देखती रही, चौड़ी और हैरान, लेकिन अभी भी उनमें एक अजीब सी शांति थी। मिशेल, रुको! उसने बोलना शुरू किया, लेकिन मैं सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी एक 7 साल की बच्ची के साथ? मैं चिल्लाने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। दूर हो जाओ उससे! उसी वक्त कुछ लोग शोर शराबा सुनकर बाहर आ गए। जब उन्होंने वहां का दृश्य देखा, वो भी हैरान हो गए। खून, इसाबेला का रोना, केविन का वहां अजीब बर्ताव करना और धीरे धीरे गुस्सा होना। वो जैसे अपनी आंखों से ही कुछ कहना चाह रहा हो। मेरे पीछे आओ! केविन गुस्से में मुझे कूड़ेदान के पीछे घसीटता हुआ ले गया। जमीन पर खून से लथपथ कोई छोटी सी रोएदार चीज पड़ी हुई थी। रकून! इसने मुझ पर हमला किया था मॉम। केविन, इन्होंने ही मुझे इससे बचाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मेरी सांसें मेरे गले में अटक गई हो। मैं बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही थी। केविन ने मेरी बेटी को बचाया था। मैं पीछे हट गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे हाथ से पत्थर फिसल कर गिर गया।
मेरा दिमाग ये सोचकर दौड़ने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया था। मैंने क्या सोच लिया था। मुझे मुझे पता नहीं था, मैंने झिझकते हुए कहा। मुझे लगा कि केविन की नजरें नरम हो गई और उसने एक बार फिर मुझे देखकर वही अजीब मुस्कान दी, वही जिससे मुझे हमेशा नफरत थी, लेकिन अब वो अलग लग रही थी, किसी वजह से दयालु। कोई बात नहीं मिशेल, उसने धीरे से कहा। मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ मैं कैसे दिखता हूँ, भयानक। लोग अक्सर मेरे लिए राय बना लेते हैं। मुझे मूर्ख जैसा महसूस हुआ। वो जिस तरह का दिखता है उस वजह से मैंने उसे जज किया, मैंने उससे नफरत की, क्योंकि उसे देखकर मुझे अजीब लगता था। और आखिर में हुआ क्या? वही था जिसने मेरी बेटी को बचाया था, जब मेरा ध्यान उस पर नहीं था। मुझे माफ कर दो, मैंने हल्की आवाज में कहा, जो शायद सुनी भी नहीं जा सकती थी। केविन सिर्फ मुस्कुराने लगा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटी इस हाल में होती तो मैं भी यही करता। उस रात जब मैंने इसाबेला को अपने करीब पकड़ा तब मुझे एहसास हुआ कि कोई किस तरह का दिखता है या कितना बड़ा धोखा हो सकता है। कभी कभी जो लोग डरावने दिखते हैं वो आपकी जान बचा लेते हैं, और कभी कभी बुरे दिखने वाले लोग दरअसल आपके अंदर का डर होते हैं। मैकडॉनल्ड्स में रात की शिफ्ट में काम करने में अजीब सी शांति मिलती थी। आधी रात के बाद कोई